नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पियाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूरे जोश के साथ, उसी विश्वास के साथ और एक ही उद्देश्य है मेरा कि आपके दिमाग में से सामाजिक विज्ञान का डर निकाल दूं और आपकी एक एक खून की बूंद में क्या हो, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार हो। हर नस नस में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार दौड़ना चाहिए और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें दो पंक्तियां कहनी होगी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो जाओ तैयार, अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। सत्ता की साझेदारी पर अपर सफलता के बाद, बेहतरीन सफलता के बाद अब हम लोग संघवाद की तरफ बढ़े और संघवाद पे भी आज अंतिम पड़ाव पर आके खड़े हो चुके हैं। हम लोगों ने जो हल्ला बोल पर्सन थे उनको कर लिया, उससे हमारा सामाजिक विज्ञान का डर बाहर जा चुका है। अब हम लोग करेंगे आज आपके सवालों पर चर्चा। आपने क्या क्या सवाल पूछे, आपके दिमाग में किन सवालों ने बत्ती गुल कर दी, उनके जवाब आज मैं दूंगा, ठीक है। और पाठ्य पुस्तक पर्सन जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारे संघवाद का अंतिम और आखिरी वीडियो है और हम अंतिम पड़ाव पर आज खड़े हैं। ये लेक्चर नंबर 7 हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, आपको और अपनों का बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रख रहे होंगे और अपने परिवार लर्न एंड शेयर के साथ जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हो। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर नंबर 7। शुरुआत करेंगे आपके सवालों से। आपके सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आपके सवाल हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आज उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। ये कौन है? ये है आप। और आज आप सोच रहे हो, जो आपके सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं उन्हीं का जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल प्रिंस गुप्ता का है, ठीक है। प्रिंस गुप्ता ने पूछा है, सर जिस तरह अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, भारत ने किसी देश को किया है क्या? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत की जो नीति है ना, वो वसुधैव कुटुंबकम वाली नीति। वो ये मानता है भारत कि भाई पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है, ठीक है। भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह दुनिया में अपना रोल निभाया है। बहुत दयालु देश है भारत। तो भारत ने ना तो कभी किसी को गुलाम बनाया है, ना किसी पर आगे चल के आक्रमण किया है, ठीक है, ना कभी पहले किसी पर अटैक किया। पर जब किसी ने किया है ना, जब किसी ने हमें आंखें दिखाई है, तो हम लोगों ने उनकी आंखें निकाल के गोटियां खेली है। पर पहले तो हम लोगों ने किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की ऐसा व्यवहार नहीं करा कि हम किसी पर अत्याचार हो या किसी को परेशानी हो। हमने सबको साथ लेकर, देश के राज्यों को नहीं बल्कि हमने तो पूरे विश्व को साथ लेकर चलने की भावना रखी है। जैसा कि अभी आपको वैक्सीन में भी देखने को मिलेगा कि भारत ने जो ऐसे बहुत छोटे छोटे देश है जिन लोगों के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकती, वहां पर भी वैक्सीन पहुंचाई है। तो ये भारत का क्या है, दयालुपन है। भारत बड़े भाई की तरह रोल निभा रहा है। तो प्रिंस गुप्ता जी, आज तक भारत ने किसी को गुलाम नहीं बनाया है, तो ये बात आप दिमाग में से निकाल दीजिए। नेक्स्ट सवाल है आयुष शुक्ला का। सर राज्य सरकारों के बीच किस बात का विवाद होता है? तो आयुष, राज्य सरकारों के बीच में तो एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य की सरकार के बीच में विवाद हो सकता है और एक राज्य और केंद्र की सरकार के बीच में भी क्या है, विवाद हो सकता है। तो राज्य और राज्यों की सरकार में विवाद कैसे होता है? जैसे मान लो कि उनकी बॉर्डर पे एक नदी बह रही है, ठीक है, दोनों राज्यों की बॉर्डर पे नदी बह रही है, तो उस नदी का पानी का इस्तेमाल किसको अधिकार है? वो किसका संसाधन है, किसका रिसोर्स है, कौन उसको यूज करेगा, ठीक है, पहला राज्य करेगा या दूसरा राज्य यूज करेगा? तो इसलिए क्या है, इन बातों को लेकर विवाद हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें मेन रोल निभाता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच में भी हो सकता है। जैसे अभी आप लोग पश्चिम बंगाल का और केंद्र सरकार का देखते हो, तानातनी चलती रहती है, ठीक है, वो उनको कुछ कहते हैं, वो उनको कुछ कहते हैं, तो ये क्या चलता रहता है। राज्य सरकारों के बीच में विवाद हो सकता है और हमारे संविधान ने भी राज्यों के बीच में विवाद ना हो, इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल बिठाने का भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया है कि भाई राज्यों के लिए क्या कर सके, एक आयोग का गठन कर सके, एक परिषद का गठन कर सके जो उनकी परेशानियों को सुन सके और उनको सही सलाह दे सके। तो इसलिए क्या है, विवाद हो सकते हैं और बहुत से कारण हो सकते हैं। तीसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल है शैली तिवारी का। उन्होंने पूछा, सर गठबंधन सरकार राज्य में क्यों नहीं होती? बेटा आपका सवाल गलत है। क्यों नहीं होती? राज्य में भी गठबंधन सरकार हो सकती है और होती है। जैसे जब राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं, मतलब राज्यों की विधायिका के चुनाव होते हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे राजस्थान का देता हूं। जो राजस्थान की विधानसभा है, जो राजस्थान की विधायिका है, उसमें कितने टोटल 200 सीटें हैं, मतलब 200 लोग क्या है, चुनकर आएंगे, ठीक है। इन 200 लोगों में से अब एक सरकार बनाने के लिए हमें कितने चाहिए? कम से कम 100 प्लस 1, तो हमें 101 तो चाहिए। ये 100 तो क्या है, 50%। 200 का 50% कितना होगा, 100, और उससे एक ज्यादा चाहिए। तो कम से कम क्या है, 101 लोग एक पार्टी के या एक दल के होने चाहिए, तभी जाकर क्या है, सरकार बन पाएगी। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, 2 पार्टी 3 पार्टी मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेती है। तो शैली तिवारी, गठबंधन की सरकार राज्यों में भी बन सकती है, ठीक है, केंद्र में भी बन सकती है। तो इस बात को आप दिमाग में से निकाल दो। एक सवाल राज्य से जुड़ा हुआ और आया था कि सर अगर राज्य में गठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, ये बात आप हमें बताइए। तो ये देखो, मान लो जो 2 पार्टियां है, जैसे राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक पार्टी है
ए, उसने 70 सीटें जीती यहाँ पे, ठीक है, और बी पार्टी है जिसने 20 सीटें जीती यहाँ पे, और सी पार्टी है जिसने क्या करा 15 सीटें जीती यहाँ पे। तो टोटल कितनी हो गई 105, टोटल हो गई 105। ए, बी और सी इन तीनों ने मिलके क्या है अब गठबंधन की सरकार बना ली। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा सबसे पहले तो ये तीनों पार्टी के लोग मिलके तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पर इसमें जो ज्यादा चांसेस होते हैं, जो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है वो ए पार्टी वाले के आदमी की होती है कि ए पार्टी वाला ही मुख्यमंत्री बनेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो 70 सीटें जीती है, सबसे ज्यादा तो इन्होंने जीती है ना। ये तो सिर्फ इनसे मदद मांग रहे हैं कि मदद दे दो, थोड़ी सी सहायता कर दो, और उस थोड़ी सी सहायता के लिए हम आपको क्या करेंगे, मंत्री बना देंगे, ठीक है, अच्छे पदों पर बिठा देंगे, किसी आयोग का अध्यक्ष बना देंगे, और भी बहुत अच्छे ऑफर उनको करते हैं। पर मुख्यमंत्री तो वो जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है वही क्या है मुख्यमंत्री बनता है। नेक्स्ट, मिस्टर परफेक्ट, नोट्स छोटे बनाइए सर, आप नोट्स बहुत बड़े बना रहे हो। तो देखो बेटा, सामाजिक विज्ञान क्या है, जो ज्ञान है ना वो महासागर की तरह बहुत फैला हुआ है, ठीक है, और आप सामाजिक विज्ञान में क्या जितना समझते हो, जितना लिखते हो ना, आपको उतने नंबर मिलते हैं। सामाजिक विज्ञान में एग्जाम में आपको प्रेजेंट करने के नंबर मिलते हैं। भाई ज्ञान सबको लिखना होता है, तो उसे प्रेजेंट कैसे किया जाए, पॉइंट्स में कैसे करा जाए, उस प्रकार से आपको नंबर मिलते हैं। तो आप ये मत बोलो नोट्स छोटे बनाओ। और दूसरी चीज क्या है कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको डेली रिवाइज करो, बार बार में रिवाइज करो, और जहां तक कोशिश होती है मैं जो चीजें मुझे लगती है कि बच्चों की जरूरत की नहीं है मैं हटा देता हूं, उनको पहले ही हटा देता हूं एनसीईआरटी में से। बट फिर भी एनसीईआरटी की हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, और कोशिश करता हूं बेस्ट से बेस्ट नोट्स आपके लिए लेकर आऊं। तो आप छोटे या बड़े में मत जाओ, और आप रिविजन रोज करो, आधी घंटा 1 घंटा निकाल के आप रोज रिविजन करो, तो ये नोट्स आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे, और उनको पढ़ो, ठीक है। ये उम्मीद मत करो कि नोट्स छोटे हो, ठीक है, आप अपनी क्षमता को बढ़ाओ, और सामाजिक विज्ञान का डर निकालने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अन्नू केसरवानी, अन्नू केसरवानी के 3 सवाल है। सबसे पहला सवाल, सर संविधान किसने लिखा? अगर ये पूछा जाए कि संविधान किसने लिखा है तो संविधान सभा ने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया ने लिखा है। और अगर ये पूछा जाता है कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है तो संविधान का निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है। अब आप पूछोगे सर जब बनाया पूरी संविधान सभा ने तो एक इंसान को निर्माता क्यों? उसके पीछे कारण है, पूरी संविधान सभा में जितने भी लोग थे उनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे टैलेंटेड इंसान अगर कोई थे तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। मतलब उनके पास दो तो इकोनॉमिक्स की डॉक्टरेट में डिग्री थी, जब वो डॉक्टरेट की PhD की पढ़ाई कर रहे थे इकोनॉमिक्स से, कोई भारत में ऐसा कोई नहीं था कि जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा हो, ठीक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड डिक्लेयर कर रखा, मतलब दुनिया के पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों में से वो एक थे। और दूसरी बात, संविधान सभा में जितने भी शब्द बोले गए उनमें से आधे से ज्यादा शब्द डॉक्टर अम्बेडकर ने बोले, इसलिए उन्हें हम संविधान का निर्माता कहते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा उसमें कोई अगर संविधान सभा में अच्छा पढ़ा लिखा इंसान थे तो वो BN राव साहब थे। तो इसलिए संविधान किसने लिखा है? संविधान सभा ने लिखा है, पर संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? वो बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है। दोनों बातों में आपके मन में किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अगला, सर केंद्र और राज्य सरकारों में किसको कितने पैसे मिलते हैं? देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में फिक्स है कि भाई इन चीजों पे जो टैक्स लगेगा उसका पैसा केंद्र लेगी और उनका पैसा राज्य सरकार लेगी। और कुछ विशेष बातों को लेकर मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम हर 5 साल में क्या है वित्त आयोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 5 साल में वित्त आयोग बनता है, और ये वित्त आयोग और भी अच्छे से बता देता है कि किसको कितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिक्स है हमारे संविधान में कि केंद्र को क्या, राज्य को क्या, तो इस बात का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट दोनों सरकारों में नहीं रहते। तीसरा है अध्याय 1 प्रश्न 5। अब ये प्रश्न 5 जो आपने पूछा वो महात्मा गांधी से पंचायती राज वाला है। तो पंचायती राज का हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इसी चैप्टर में पढ़ा है कि पंचायती राज कितनी जरूरी है, और अगर पंचायती राज के हाथ में सीधा पावर चली जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ठीक है, सीधे जल्दी काम होगा, अच्छे काम होंगे, और जनता का डायरेक्ट रोल आ जाएगा। तो ये क्या है? अध्याय 1 प्रश्न 5 शायद आपको अब इस चैप्टर से अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, राजेश विश्वकर्मा पूछ रहे हैं, सर अध्याय 1 के महत्वपूर्ण सवाल नहीं कराए। अरे राजेश, मतलब बेटा मैंने आप लोगों को हल्ला बोल प्रश्न करा दिया, उसमें पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया, आपके जो सवाल थे उनको मैंने करा दिया, पाठ्य पुस्तक के सवाल है उनको मैंने करा दिया। अब जब पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो बोर्ड के जो पेपर है उनमें से भी हम लोग सवाल करेंगे। तो अब कितना महत्वपूर्ण बताऊं बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, बस आप विश्वास रखो हमारे चैनल पे कि हम आपको अच्छा और बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं। तो आप इसमें मैं विश्वास, ये बात छोड़ दो कि सर महत्वपूर्ण सवाल आपने नहीं कराया, सब महत्वपूर्ण करा रहा हूं मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल है अपराजिता के, सर देश किन किन चीजों से बनता है? अगर आप भौगोलिक स्थिति में बात करते हो, ठीक है, फिजिकल बाउंड्रीज में बात करते हो, तो राज्यों से मिलाकर हम देश बनाते हैं, ठीक है। और देश बड़ी इकाई है, राज्य छोटी इकाई है। देश पहले है, राज्य बाद में,
ठीक है, ये बात आपको साथ आकर संघ और सबको साथ लेकर संघ में बात समझ में आ गई होगी। और अगर आप, ठीक है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से नहीं पूछते हो तो देश बेटा देश संस्कृति से बनता है। ठीक है, आज भारत की संस्कृति अलग है, अमेरिका की संस्कृति अलग है। देश वहां के लोगों से बनता है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, वहां के लोग कैसे हैं। तो इस प्रकार से देश बहुत से अनेकों चीजों से बनता है। पर अगर आप भौगोलिक स्थिति में पूछ रहे हो, राजनीतिक स्थिति में पूछ रहे हो, तो देश किन से बनता है? छोटे छोटे राज्यों से मिलकर हम देश के गठन करते हैं। सर राज्य और देश में क्या अंतर है? अब वही बात, देश बड़ी इकाई है बेटा, ठीक है, देश बड़ा है, देश पहले है और राज्य बाद में। राज्य तो छोटे छोटे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कुशलता के लिए बनाया राज्यों को। अगर आप भारत के संदर्भ में बात करते हो तो क्या हमने सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कुशलता के लिए बनाया? और देश क्या है? देश प्रथम था, है और हमेशा रहेगा। और देश कल भी था, आज भी है और आगे तक भी रहेगा। और महान था हमारा देश। ठीक है, तो देश और राज्य में यह अंतर होता है। ये वो सारे सवाल थे जो आप लोगों ने पूछे हैं। अब अगर आप लोग इन जवाबों से सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और बाकी और आगे कोई दिक्कत आई हो तो हम आगे के वीडियोस में कवर अप करेंगे। अब आ जाते हैं पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर पे, कि पाठ्य पुस्तक में जो आपके प्रश्न है उनके जवाब देते हैं। भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाइए। हम एक एक राज्य की बात करते हैं, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? खाली नक्शा आ गया। ये जो हमें दिख रहा है ये तो है हमारा मणिपुर। क्या है? मणिपुर, मणिपुर। ठीक है, उसके बाद दूसरा उन्होंने कौन सा पूछा है? गोवा। तो ये रहा गोवा छोटा सा। ठीक है, कौन सा है? छोटा सा गोवा। ये रहा छोटा सा गोवा। उसके अलावा उन्होंने कौन सा पूछा है? सिक्किम। ये रहा सिक्किम। सिक्किम भी बहुत छोटा है, सिक्किम। और लास्ट उन्होंने जो पूछा है वो है छत्तीसगढ़। तो ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। तो उन्होंने हम लोगों से मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा पूछे थे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर मणिपुर है, यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पे छत्तीसगढ़ और यहाँ पे गोवा। तो इस प्रकार से आप भी क्या है, खाली नक्शे पे इनको पढ़ लीजिएगा और समझ जाइएगा कि कौन से की स्थिति कहाँ पर है। और जब हम लोग आखिरी में मैप की प्रैक्टिस करेंगे, जब इस बुक को कंप्लीट होने के बाद, तब आपको मैं 28 के 28 राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश भी पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से की स्थिति कहाँ पर है। आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल मैं नहीं छोड़ूंगा, सबके जवाब दूंगा आपको। फिर है विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र में भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताइए और उनके नक्शे को रंग से भरें। तो रंग से आप भर देना और बाकी मैं बता देता हूं। भारत के अलावा उन्होंने पूछा है, तो जब भारत के अलावा उन्होंने पूछा है तो देखो, सबसे पहले तो ये जो है दुनिया का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये रूस है। ये कौन सा देश है? रूस। तो रूस भी क्या है? एक संघीय देश है। कौन सा देश है? रूस संघीय देश है। उसके बाद चलो हम लोग हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी नाम लिख देते हैं। तो पाकिस्तान भी क्या है? संघीय देश है। उसके बाद हम लोग ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी संघीय देश है। ऑस्ट्रेलिया भी संघीय देश है। पाकिस्तान, रूस, तो उन्होंने 3 पूछे थे, हमने 3 बता दिए हैं, रूस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? संघीय देश है। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। देखिए, समानता क्या है? सबसे पहले तो आपको उसमें एक समानता बतानी है कि भाई बेल्जियम की संघीय व्यवस्था में और भारत की संघीय व्यवस्था में दोनों में समानता क्या है वो बताओ। भारत और बेल्जियम दोनों में संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन किया जाता है। मतलब क्या है? बेल्जियम में भी संविधान सबसे टॉप पे है, संविधान की बात सब मानते हैं, इसीलिए तो संविधान में संशोधन करके काम करना शुरू किया था। तो संविधान की सब बात मानते हैं। और हमारे भारत में भी क्या है? सब संविधान की बात मानते हैं। संविधान क्या है? छत है हमारी, हम उससे ऊपर नहीं जा सकते, हमें उसकी बात माननी ही माननी है। अब भेद या अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है इसमें? भारत में जम्मू एवं कश्मीर जैसे कुछ राज्य संघ इकाइयां अन्य राज्यों की तुलना में अधिकार प्राप्त है, जबकि बेल्जियम में समुदाय सरकार बनाई गई है और केंद्र में फ्रेंच तथा डच भाषियों को समान संख्या में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ये क्या कहना चाहता है कि भाई हमारे देश में, अब बेल्जियम में और हमारे देश में अंतर क्या है? हमारे देश में क्या है कि हम लोगों ने कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त राज्य दिया है, उनको स्पेशल पावर दिए। उदाहरण यहाँ पे जम्मू कश्मीर का दिया, पर जम्मू कश्मीर अब हट चुका है। तो
पर हमने दे रखा था इतने समय तक, तो 2019 में हटा है, तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को हमने विशेष दर्जा दे रखा है। परंतु वहां पर क्या है, वहां पर जहां पर सभी राज्यों में डच हो और फ्रेंच हो, सबको क्या दिया गया है, बराबर का प्रतिनिधित्व अधिकार दिया गया है, क्योंकि दोनों के मंत्री रहेंगे, डच के भी और फ्रेंच के भी। तो ये क्या है, डिफरेंस है हमारा। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। अब ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आ जाओ। संघीय शासन व्यवस्था, दो या दो से अधिक स्तर, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, और हम लोगों ने तो क्या स्थानीय सरकार भी बना ली, जिसको हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होगा, दो या दो से अधिक स्तर होंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र स्थित, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, केंद्र ही बाहुबली होगा, वह अपनी मर्जी से सारे काम करेगा, और वहां पे जो राज्यों की अगर सरकारें होंगी तो केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करेगी, उनके अंडर में रहकर काम करेगी। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ भी नहीं बोल सकती। जो काम राज्य सरकार के हैं वो राज्य सरकार ही करेगी, केंद्र सरकार उनको कुछ नहीं बोल सकती, और जो काम केंद्र सरकार के हैं उन पर राज्य सरकार कुछ नहीं बोल सकती। मतलब दोनों को क्या है, अपना अपना काम साफ और स्पष्ट रूप से पता है, इसलिए दोनों क्या है, बीच में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करते। केंद्र सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या है, केंद्र सरकार सुप्रीम है, सबसे ऊपर कौन, केंद्र सरकार। बाकी अगर राज्यों में सरकारें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, कठपुतली की तरह, जैसे केंद्र चाहेगा वो वैसे उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर केंद्र सरकार ने बोली ये काम करो तो करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, ठीक है। वो मनचाहे ढंग से केंद्र सरकार उन पर क्या है, शासन करती है, पर राज्य सरकार केंद्र सरकार को कुछ नहीं बोल सकती। तो यहाँ पे सुप्रीम कौन हो रहा है, केंद्र सरकार हो रही है, और यहाँ पे सुप्रीम कौन है, कोई सुप्रीम नहीं, दोनों बराबर है। यहाँ पे शक्तियों का विभाजन है, ठीक है भाई, केंद्र सरकार के पास अपनी शक्ति है, राज्य सरकारों के पास अपनी शक्ति है। केंद्र सरकार को पता है मुझे इन बातों पे कानून बनाना है, राज्य सरकार को पता है मुझे इन बातों पे कानून बनाना है, तो दोनों के दिमाग में क्या है, अपना काम बिल्कुल क्लियर है। पर यहाँ पर क्या है, शक्तियां अविभाजित है, तो विभाजित कराई कहाँ हमने तो सारी की सारी शक्तियां किसके पास, केंद्र के पास रख ली। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या, सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास रख ली, हमने विभाजन करा ही नहीं, हमने किसी के पास बांटा ही नहीं, तो इसलिए क्या है, अविभाजित है। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, मतलब डबल सिटीजनशिप होती है, डुअल सिटीजनशिप उसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो दोहरी नागरिकता होती है, एक नागरिकता आपको उस राज्य की लेनी पड़ती है जहां आप रहते हो। जैसे कि मैंने आपको बेस्ट उदाहरण अमेरिका का दिया था, आप टेक्सास में रहते हो तो आपको टेक्सास की भी क्या है, नागरिकता लेनी पड़ेगी, और एक नागरिकता आपको पूरे अमेरिका की लेनी पड़ेगी। तो आपको क्या है, वहां पर दो नागरिकता, एक राज्य की और एक देश की। और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, एक हरी नागरिकता, एक ही नागरिकता, और वो नागरिकता किसकी मिलेगी, देश की मिलेगी, ठीक है। तो और अब हमारे भारत में कौन कौन से गुण है, हमारे भारत में दो से अधिक स्तर भी है, ठीक है, और शक्तियों का विभाजन भी है। नागरिकता कैसी है, एक हरी नागरिकता, एक ही हमें भारत की नागरिकता ही मिलती है, ठीक है। पर हमारे यहाँ पे क्या, थोड़ा सा केंद्र सरकार मजबूत है, थोड़ा सा क्यों, उनका पड़ रहा है, वो झुका हुआ है, ठीक है, उनका तराजू उनकी तरफ झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है, वो बात हम के मुंशी साहब से जान चुके हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। देखो 1992 में क्या हुआ, संविधान में संशोधन हुआ, और स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए क्या है, संविधान में प्रावधान किए गए कि अब से क्या हो, स्थानीय शासन व्यवस्था हो। तो 1992 1992 से पहले क्या हो रहा था स्थानीय शासन में, वो बताओ, और 1992 के बाद क्या इफेक्ट पड़ा वो बताओ, दोनों जानते हैं। सबसे पहले 1992 से पूर्व मतलब पहले, और 1992 के पश्चात मतलब 1992 के बाद स्थानीय सरकारों का नियमित रूप से चुनाव नहीं होता था। पहले क्या होता था, कोई चुनाव कभी हो जाता था, कभी नहीं होता था, कभी इच्छा थी करवा दो, कभी इच्छा नहीं हो रही तो मत करवाओ। तो मतलब नियमित रूप से नहीं था, मतलब हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए थे पर वो हो नहीं रहे थे। 1992 के बाद संवैधानिक बाध्यता कर दी, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सरी कर दिया कि आपको क्या है, चुनाव कराने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, स्थानीय सरकारों का नियमित रूप से चुनाव कराने को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बना दिया गया, कंपल्सरी कर दिया, चुनाव कराने ही पड़ेंगे। कितने, नियमित रूप का मतलब हर 5 साल में, हर 5 साल में क्या है, आपको चुनाव कराने ही पड़ेंगे। दूसरा, स्थानीय सरकार की स्वयं की शक्तियां अथवा आय के स्रोत नहीं थे। मतलब क्या था भाई, उनके पास कोई शक्तियां नहीं थी, मतलब अंधेरे में काम चल रहा था कि भाई कोई पावर है नहीं, कोई पैसे की पता नहीं हमें कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या काम करना, कुछ ही नहीं पता था। पर 1992 के बाद क्या हुआ, राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी कुछ शक्तियां तथा आय के स्रोत की स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी करें। अब क्या करा गया कि राज्य सरकार क्या करे, कुछ शक्तियां किसको दे, स्थानीय सरकारों को दे, कुछ पैसे का जो इनकम है उसका कुछ भाग किसको दे, स्थानीय सरकारों को दे, मतलब साझेदारी के साथ काम करें। और पहले क्या हो रहा था, पहले पता ही नहीं था हमारे पास अधिकार क्या है। आगे, चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे,
चुनाव पहले भी नहीं हो रहे थे, ठीक है, तो नियमित रूप से नहीं हो रहे थे, हर 5 साल में नहीं हो रहे थे, चुनाव नियमित रूप से होने लगे, तो ये अब चुनाव क्या हो गया, हर 5 साल में होने लगे। चुनाव पर राज्य सरकारों का नियंत्रण था, क्या था, राज्य सरकारें चाह रही थी, अपनी मर्जी से हो रहे थे, कभी नहीं हो रहे थे, राज्य सरकार पूरी तरीके से क्या प्रेशर बना के चुनाव करा रही थी। अब क्या था, चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग नामक का एक स्वतंत्र आयोग घोषित कर दिया कि भाई आज से ये चुनाव कराएगा। और राज्य चुनाव आयोग हो, भारत चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग हो, इनको क्या है, कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई इन पे दबाव नहीं बना सकता। ये अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, इन पे कोई दबाव नहीं बनाता। तो ये क्या है, अब इंडिपेंडेंटली काम करने लगे, अब इनकी क्या है, व्यवस्था सुधर गई। तो आपसे 2 पॉइंट पूछे थे, मैंने आपको 4 बताए, आप जो 2 पॉइंट लिखते हैं वो अच्छे। अब आ जाओ रिक्त स्थानों को भरें। पहले आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर जो जो रिक्त स्थान है हम उसको आगे बढ़ देंगे। चूंकि अमेरिका तरह का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली की है और यहां कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। अब आ जाओ, चूंकि अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने के तरह का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि चूंकि अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर वाला संघ है, क्या है, सबको साथ, तू भी आ जा, तू भी आ जा, साथ आकर संघ है। तो साथ जब सबको लिया है, समझौते के आधार पर लिया है, तो सबको क्या बराबर बराबर अधिकार देने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या है, वहां के सभी इकाइयों को, मतलब वहां के सभी राज्यों को क्या है, समान अधिकार है, बराबर के अधिकार। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली है। वहां पर क्या है, थोड़ा सा, वैसे तो दोनों बराबर है, पर कहीं ना कहीं प्रांत क्या है, थोड़ा सा, जो राज्य सरकार है वो थोड़ी सी मजबूत है। मजबूत क्यों है, क्योंकि वो जुड़ी है, और अगर उनकी कोई भी बात नहीं मानी ना, वो हट जाएंगी, और हट गई तो देश छोटा हो जाएगा, फिर कोई हट गया तो देश छोटा हो जाएगा। इसलिए क्या है, राज्य सरकारों को थोड़ा सी ज्यादा पावर है। पावर ऐसे, उनका संविधान अलग रहता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। काफी कानून है जिन पे केंद्र सरकार उनको कुछ नहीं बोलता, मतलब बिल्कुल फ्री है। वो एक देश में जुड़कर भी वो बिल्कुल फ्री की तरह काम करते हैं। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ की है, और यहां कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। अब हमारे क्या, आंतरिक विविधता, इंटरनल डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ पे बहुत तरीके की वेराइटीज है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो अलग प्रकार के बहुत से लोग हमारे देश में रहते हैं। और इन विविधताओं को देखते हुए हम लोगों ने क्या करा है, सबको साथ लेकर वाला संघ चुना है। और जब सबको साथ लेकर चलते हैं, तो जो कमजोर होते हैं उन्हें कुछ ज्यादा, और जो मजबूत होते हैं उन्हें थोड़ा कम देकर ही हम लोग क्या है, सबको साथ लेकर चलते हैं। और भारत ने क्या है, सबको साथ लेकर वाली ही विधि अपनाई है, नीति अपना के काम कर रही। प्रश्न नंबर 7, भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएं दी गई है, इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसमें पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। सबसे पहला, संहिता ने क्या बोला है, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। संहिता क्या कह रही है कि जो प्रमुख भाषाओं को, अब हमारे संविधान ने क्या करा है कि 22 भाषाओं को अनुसूचित करा है। क्या है, 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं घोषित करा है, जिसके तहत आपके किसी केंद्र सरकार का एग्जाम आप वहां दे सकते हो, अपना काम वहां राज्य भाषाओं में कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा की है। संहिता कह रहे हैं कि हमने प्रमुख भाषाओं को जो साथ लेकर काम करा है, ये बहुत बढ़िया काम करा है, इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई है। संहिता ने यह बात कही। अरमान ने कहा है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, मतलब भाषा के आधार पर हमने जो राज्यों का गठन करा, उसने क्या करा, हमें बांट दिया है। हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए। हम इससे क्या हो गया, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा के लिए प्रेम जग रहा है, हमारी भाषा हमें सर्वश्रेष्ठ लग रही है और बाकी दूसरी नहीं। ये बात कौन कह रहे हैं, अरमान साहब कह रहे हैं। अब हरीश जी क्या कहते हैं, इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। अब इससे क्या हुआ है, ये कहना चाहता है, हरीश कहना चाहता है, ये जो हमने नीति अपनाई, इससे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पावरफुल हो रही है, इंग्लिश पावरफुल हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो भी राज्य है वो अपनी भाषा में तो राजभाषा बना के काम कर लेते हैं, बाकी इंग्लिश को अपनाते हैं, तो बाकी क्या है, इंग्लिश सब पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ये बात हरीश ने की। अब हमारा क्या व्यू है वो देखते हैं। हम लोग संहिता से सहमत हैं। संहिता का भारत की भाषा नीति पर तर्क सही है, उसने बिल्कुल सही बात कही है। उसका कहना है कि प्रमुख भाषा को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया, बिल्कुल मजबूत किया। भाई हम लोगों ने क्या करा, किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा घोषित नहीं करा, हमने 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा घोषित कर दी।
क्या कर दिया, अनुसूचित भाषा घोषित कर दिया। अपने राज्य की राजभाषा बनाओ, बना लो इनमें से जिसको बनाना है। किसी बच्चे को केंद्र सरकार के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पेपर देना है, इन भाषा में से दो ना, किसने मना करा। मतलब संविधान ने इतना बीच का उदारवादी रास्ता दिखाया है, सबके लिए दयापन दिखाते हुए संविधान ने क्या है 22 भाषाओं को अनुसूचित करा, और इससे क्या हुआ, राष्ट्र मजबूत हुआ है, एकता मजबूत हुई। भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि 40% हिंदी बोलते हैं। हिंदी के अतिरिक्त भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। यदि किसी एक भाषा के प्रमुख बना दिया जाता तो अन्य भाषाई लोगों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती। भारतीय राजनेताओं ने सभी प्रमुख भाषाओं को समाहित करके जो लचीला रुख अपनाया है, उसी से हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी हुई है तथा हम श्रीलंका जैसे गृह युद्ध व अशांति की स्थिति में पहुंचने से बचे हुए हैं। संगीता ने बहुत बढ़िया बात बोली है। उसने क्या करा है, उसने बोला है कि राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक भाषा को अगर मुख्य भाषा बना देते ना, तो हमारी भी हालत श्रीलंका जैसी होती। दूसरी भाषा के लोग क्या है, प्रदर्शन करते, हिंसा करते और घरेलू जैसी स्थिति हमारी हो जाती, जो कि बहुत ही गलत बात है। अब इन दो की बात गलत क्यों है सर, ये भी तो हमें जानना चाहिए। संगीता तो सही है, पर ये दो गलत क्यों? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन में बांट दिया नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि शुरुआत में ये चिंता हमारे देश के जो बड़े राजनेता थे, जो महापुरुष थे, उनको भी थी। पर बाद में क्या हुआ, जब हमने देखा कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, देश मजबूत हुआ है। लोगों में देश के प्रति भावना और भी अच्छी मजबूत हुई है कि हाँ भाई केंद्र सरकार हमारी बात मानती है, ठीक है, प्रशासनिक कुशलता बढ़ती है, तो हम लोग अच्छी स्थिति में, बल्कि देश मजबूत हुआ है। तो अरमान साहब ने बिल्कुल गलत बात बोली है, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, आप भी मत होना। हरीश ने बोला है कि अंग्रेजी का प्रभुत्व हम लोगों ने जमा दिया, इंग्लिश को हमने डोमिनियन बना दिया, इंग्लिश को पावरफुल बना दिया। ऐसी तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, ठीक है। भारत सरकार की नीति है कि हम लोग क्या हिंदी को बढ़ावा दे, पर हिंदी को भी इसी रूप में बढ़ावा दे कि जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं उन पर हम लोग थोपे ना, ठीक है। हमने तो सभी भाषा को बराबर रखा है, हमने तो इंग्लिश को सुपीरियर बनाया नहीं, तो यह भी गलत है। और बात सिर्फ और सिर्फ संगीता ने ही अच्छी करी। अब प्रश्न नंबर 8 और आपके हो जाएंगे ठाठ। तो अब पढ़िए क्या है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। अब संघीय सरकार की विशिष्टता के बारे में आपको बताना, और जो सही है उस पर टिक लगा देना। राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे देती है। राष्ट्रीय सरकार मतलब केंद्र सरकार, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार, भाई अपने कोई अधिकार प्रांतों को थोड़ी दे रही। संविधान ने क्या करा, केंद्र के और राज्य के जो अधिकार है अलग अलग कर दिए। किसी ने किसी को अपने अधिकार दिए नहीं है, तो क्या है, अलग अलग कर दिए। तो ये बात तो पहले ही गलत हो गई। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अधिकारों को हमने क्या है, विधायिका कार्यपालिका के बीच में नहीं बांटा है। हम संघीय सरकार की बात कर रहे हैं, और संघीय सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का काम नहीं आता। ये कौन सा है, ये क्षैतिज वितरण है, ये शासन के विभिन्न अंग है, ठीक है। और ये संघीय सरकार में ये चीजें नहीं आती, तो इसको भी आप काट दो। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। इसने क्या कहा है कि जिन लोगों को निर्वाचित करा है, जो निर्वाचित पदाधिकारी है, वही क्या है, सारी की सारी पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ऐसी बात, ये बात तो ठीक है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो निर्वाचित पदाधिकारी है वही ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, वही ज़्यादा देश के लिए काम करेंगे। एक आगे लास्ट वाला पॉइंट और देखते हैं, फिर करते हैं। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में के बीच में बढ़ जाती है। अब जो सरकार की शक्ति है, जो ताकत है, सरकार का मतलब क्या है, राजनीतिक शक्तियां होना, ठीक है, देश को चलाने की शक्तियां होना। तो जो देश को चलाने की शक्तियां, उनको हम लोगों ने क्या है, बांटा ही तो है भाई। पूरे देश को एक सरकार चलाए, और जो देश के विभिन्न इकाइयां हैं, ठीक है, उनको क्या राज्यों की सरकारें चलाए। तो उसके लिए क्या है, ये सबसे बेस्ट और सुटेबल ऑप्शन है। और हमें हमेशा ध्यान रखना है इन बातों में कि जब ऐसी स्थिति आ जाए, आपको एक दो ऑप्शन सही लगते हो, तो आपको बेस्ट जो चीज है, सुटेबल जो चीज है, उसी को ही क्या है, टिक करना। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहां दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची वाले समूह में लिखे। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा संघ सूची का है, कौन सा राज्य सूची का और कौन सा संवर्ती सूची का है। देखो सबसे पहले रक्षा। देखो अब मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। देखो रक्षा, रक्षा किसका है भाई, रक्षा का मैटर कौन संभालेगा, केंद्र सरकार संभालेगी। तो क को किस में डाल दो, संघ सरकार में डाल दो। पुलिस, पुलिस हर राज्यों की नीति अलग अलग होती है। बंगाल की पुलिस सफेद कपड़े पहनती है और बाकी खाकी। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये राज्यों की नीति अलग अलग है, इसलिए राज्य में डाल दो। तीसरा कृषि, तो कृषि भी राज्यों की नीति के हिसाब से काम करते हैं, तो ये भी राज्य सरकार में डाल दो। शिक्षा, शिक्षा ऐसा मुद्दा है जिसमें दोनों की दिलचस्पी है, तो वो संवर्ती में आ जाएगा।
बैंकिंग, बैंकिंग पे हमें एक जैसी समान नीति चाहिए, तो ये किसके पास चला जाएगा, ये चला जाएगा संघ सरकार के पास। वन, ठीक है, जंगलों पे भी क्या है, समवर्ती सूची में आ जाएगा। संचार हमारा संघ सूची के पास चला जाएगा। ये सब हमने उदाहरणों में पढ़े हुए हैं। और फिर व्यापार भी हमारा राज्य सूची के पास आ जाएगा। और विवाह तो बहुत है, तो ये समवर्ती सूची में चला जाएगा। ठीक है, तो विवाह वाला मुद्दे पे केंद्र सरकार राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं और लोग अपनी इच्छा से विवाह कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है। अब आपको देखो, इसमें यह बताना है, आपको बताया है कि राज्य सरकार के पास कौन सा अधिकार क्षेत्र है, केंद्र सरकार के पास कौन सा अधिकार क्षेत्र है, स्थानीय सरकार के पास कौन सा अधिकार क्षेत्र है। आपको यह बताना है कि कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं, कौन सा सही नहीं, वो बताना है। राज्य सरकार राज्य सूची पे कानून बनाएगी, बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई गलत बात कही नहीं। केंद्र सरकार संघीय सूची पे कानून बनाएगी, ये भी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारें समवर्ती सूची पे कानून बनाएंगी, बिल्कुल सही बात है। अब स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार मतलब ऐसे अधिकार जो बाकी बचे हुए रह गए, तो बाकी बचे हुए पे कौन कानून बना रहा था, कौन बना रहा था प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार कानून बना रही थी या नहीं बना रही थी। किसका अधिकार क्षेत्र था, केंद्र सरकार का था ना, तो फिर ये स्थानीय सरकार गलत है। स्थानीय सरकारों के लिए अलग से प्रावधान है। और पंचायती राज के पास तो 29 ऐसे विषय दिए गए हैं जिन पे पंचायती राज काम करे, और 18 विषय शहरी स्थानीय शासन को दिए गए जिन पे वो काम करे। पर अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे, केंद्र सरकार के पास ही रहेंगे। प्रश्न नंबर 11, सूची 1 और सूची 2 में मेल ढूंढें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनें। अब देखिए, हमें मेल ढूंढना है, कौन से सही है। भारतीय संघ में कौन आता है, प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही बात है, 1 लगा दो। राज्य में कौन होता है, राज्यपाल। देखो अब क्या होता है, पूरे देश के लिए क्या होता है, सबसे टॉप पे जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो हर राज्य के लिए जो टॉप पे होता है वो राज्यपाल होता है। पूरे देश में ज्यादा ताकतवर कौन है, प्रधानमंत्री, और पूरे राज्य में ज्यादा ताकतवर कौन है, मुख्यमंत्री। पर टॉप पे कौन है, राष्ट्रपति साहब है। राष्ट्रपति साहब के साइन के बिना कोई कानून नहीं बनेगा, और राज्य में राज्यपाल साहब के साइन के बिना कोई कानून नहीं बनेगा। मतलब ये लोग इंपॉर्टेंट तो बहुत है। नगर निगम, तो नगर निगम में कौन होता है, मेयर होता है, महापौर होता है। और ग्राम पंचायत में कौन होता है, सरपंच होता है। तो ये सब क्या है, अपने अपने जगह पे टॉप पर है, टॉप पोजीशन पर ये लोग हैं। तो भारतीय संघ में प्रधानमंत्री, राज्य में राज्यपाल, नगर निगम में मेयर और ग्राम पंचायत में सरपंच। तो आप इसी हिसाब से जो भी आपको कोड दिया हुआ आप उसको टिक कर देना। इन बयानों पर गौर करें। ओके, कर लेते हैं, बिल्कुल करते हैं। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं, बिल्कुल साफ बात है। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, संघ सरकार और प्रांतीय सरकार दोनों की क्या क्या अधिकार है, बिल्कुल साफ तरीके से बताया गया है। तो ये बात तो सही है, बिल्कुल जो सही है टिक कर दिया करो, जल्दी से चुकाई मत करो। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज है और अपने अपने विषय पर उनका स्पष्ट अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। हमारे संविधान ने संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनाई है, बराबर के अधिकार बनाए, बराबर के कानून दिए, तो भारत एक संघ देश है, बिल्कुल है। और ये बात हमें किसने बताई थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी आकर बताई थी, तो ये बात भी सही है। श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उससे प्रांतों में बांट दिया गया है। तो देखो, श्रीलंका में जब हम लोगों ने पढ़ा ना, तो वहां पे इस प्रकार की कोई संघीय व्यवस्था नहीं थी, वहां पे एकात्मक व्यवस्था थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला ही क्या है, राज कर रहा पूरे देश पे। तो ये बात मुझे गलत लगती है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए। अब क्या है, ये कहना चाहता है कि अब भारत में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ राज्यों की शक्तियां लेके किसको दे दी, स्थानीय सरकारों को दे दी। तो अब तो संघीयवाद नहीं रहा। पर ऐसी बात नहीं, संघवाद का मतलब क्या था, 2 या 2 से अधिक स्तर हो। तो यहाँ पे तो हमने और स्तर बढ़ाए हैं और लोकतंत्र को मजबूत कराया, संघीय शासन व्यवस्था को मजबूत कराया। तो अभी भी हमारे भारत में क्या संघीय शासन व्यवस्था है। तो ये जो भाई साहब जिन्होंने भी बात बोली है बिल्कुल गलत बोली है, और गलत वाली बात को काट दो। और इन्होंने क्या पूछा है, ऊपर दिए गए बयानों में से कौन कौन से सही है। तो भाई बिल्कुल जो सही है हमारे, तो ए और ब सही है। और ए और ब के लिए आप गा पे टिक कर देना, सारे गा मा पा, तो गा पे हम लोग टिक कर देंगे। ये हमारे क्या थे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे। और इसी के साथ आज के वीडियो का और चैप्टर 2 अध्याय 2 संघवाद का अंतिम पड़ाव हम लोग खत्म कर चुके हैं। इस चैप्टर से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दिक्कत करते हैं, आपके दिमाग की बत्ती गुल करते हैं,
आप में डर घुसाने की कोशिश करते हैं ना, तो उनको बोल देना रुक जाओ, हम मनीष सर से पूछ के अब भी इस डर को भगाते हैं। अब डर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है। और बाकी कोई प्रॉब्लम आई हो कमेंट बॉक्स में पूछे, ठीक है। अपनी किताबों पे, अपने रजिस्टरों पे लिख दे कि अब हम हो चुके हैं तैयार और अब हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। एक नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में आपसे जरूर मिलूंगा। आप अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और आपके अपने परिवार के साथ जी जान लगाकर मेहनत करते रहे। थैंक यू सो मच।